हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। सुमो बायोलॉजी में स्वागत है आपका। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा था। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो हम लोग देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने दिया है। उसमें एक किंगडम हमारा मोनेरा है, जिसमें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और बाकी के 4 किंगडम जो हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया। प्रोटिस्टा केवल ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्लेस किया है। फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। वही बात यहाँ पे हाईलाइट करी गई है। कह रहे हैं कि यूकैरियोट्स जो है उसमें आ रहे हैं आपके प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, फंजाई आ रहे हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से आबद्ध कोशिका के अंग पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं मिलेगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि एक ये मानिए कोई बड़ा सा रूम या हॉल है, उसमें आप छोटे छोटे कोष्ठक बना दें, वो हो गए कंपार्टमेंट्स बन गए। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मिलने की वजह से हम कहते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवलप। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आबद्ध है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो हम बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आपको मिल रहा है यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस का आवरण होगा। In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure। तो सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा यूकैरियोटिक सेल में आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स जटिल लोकोमोटरी जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटन जो सेल का स्केलेटन कंकाल तंत्र बनाएंगे, सेल को सपोर्ट करेंगे, मिलेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। तो यूकैरियोटिक सेल में लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेंगे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिलेंगे और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में क्रोमोसोम के रूप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे प्लांट सेल का डायग्राम है, जो आपकी बुक का डायग्राम है NCERT का। सेल वॉल के बाहर ये मिडिल लैमेला जो दो सेल वॉल को जोड़ता है, ये अंदर की तरफ सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में ऐसे गैप हैं, वो गैप जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ते हैं, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, ये गोल्जी बॉडी है, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, ये सारे के सारे, और बिग सेंट्रल वैक्यूल और एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल मिलने की वजह से न्यूक्लियस डिस्प्लेस टूवर्ड्स द पेरीफेरी, न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ धक्का मार दिया गया है, कहिए कि थोड़ा सा वो पेरीफेरी की तरफ है। जबकि एनिमल सेल में आप देखेंगे सेल वॉल नहीं होगी, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट बीच में होगा एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होता है पेरीफेरी की तरफ। ये सारी बातें हैं। सेंट्रियोल रचना आपको मिलेगी, सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं होता। तो ये टिपिकल प्लांट सेल का एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं है। प्लांट और एनिमल सेल आर डिफरेंट एज दे फॉर्म अपोजिट सेल वॉल। प्लांट और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, लेकिन प्लांट में आपको सेल वॉल मिलेगी और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। प्लास्टिड्स आपको प्लांट सेल में मिलेंगे, हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगी, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो एनिमल सेल में नहीं होती। इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एक सरसरी तौर पे आउट एंड आउट हम लोगों ने एक बाहरी
बात करी यूकैरियोटिक सेल के बारे में, अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में यूकैरियोटिक सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी क्वेश्चन आता है सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से आता है, और ये स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेंगे तो सेल के बहुत सारे फंक्शन आप समझ लेंगे, तो ध्यान दे लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950। 1950 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद इस सेल के स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्टडी किया गया। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये ऐसा नहीं है कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, वो फिर भी कोशिश कर रहे थे कि हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जान सकें, पहचान सकें, और उस पर स्टडीज़ हो रही थी। तो सबसे बढ़िया अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे स्टडी मटेरियल, लैब में स्टडी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो ह्यूमन आरबीसी सबसे मुफीद, सबसे फिट, सबसे अच्छी चीज़ मानी गई है जिस पे हम स्टडी करें। क्यों? कारण MCQ का क्वेश्चन है आपके NCERT से कि भाई ह्यूमन आरबीसी को ही क्यों प्रेफर किया, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक उसमें नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड। मैच्योर ह्यूमन आरबीसी जो होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, विकेंद्रीकरण हो जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि नई बनी आरबीसी में होता है। बाद में इसमें से न्यूक्लियस डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। तो बीच में एक डिप्रेशन सा आपको देखने को मिलेगा, जैसे डंबल शेप्ड होता है, तो हल्का सा ये आपको गड्ढा देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस को निकाल दिया गया, बाइकॉन्केव शेप आ जाती है इसकी आरबीसी की। तो आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी पे केमिकल स्टडीज़ करके जानना चाह रहे थे साइंटिस्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की बनी होती है। टर्म सेल मेम्ब्रेन कॉइन्ड बाय नेजली एंड क्रैमर, ये आपके NCERT के बाहर के हैं, लिखना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन इससे आता नहीं है। टर्म प्लाज्मा लेमा कॉइन्ड बाय फ्लो, तो सेल मेम्ब्रेन दिया है नेजली क्रैमर ने, प्लाज्मा लेमा दिया है फ्लो ने। श्वान डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन, और श्वान ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। This study showed that the cell membrane is composed of lipids that are arranged in bilayer. This studies कौन सी स्टडीज? केमिकल स्टडीज़ जो हो रही थी किस पे? आरबीसी पे। तो आरबीसी पे केमिकल स्टडीज़ के तहत ये जाना गया कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की बनी है, जो कि अरेंज है बाई लेयर, 2 लेयर है लिपिड की। तो लिपिड की बनी बाई लेयर है, और उस लिपिड के बीच में ये लिपिड है। लिपिड की लेयर के बीच में आपको क्या मिलेंगे? प्रोटीन्स मिलेंगे। तो बीच में आपको प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं लिपिड की लेयर के बीच में। ओके जी, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की बनी है, दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर। तो दिस सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड, लिपिड्स की बनी है जो अरेंज है द्विस्तर, 2 लेयर की बनी है, लिपिड की 2 लेयर। तो जैसे आप सैंडविच ब्रेड लेते हो, उस पर एक लेयर आपने लगा ली मक्खन की, और एक लेयर और लगा ली मक्खन की, 2 लेयर। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर साइड। और लिपिड की आप देखेंगे, लिपिड क्या है? लिपिड इज एन एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एन एल्कोहल। लिपिड क्या है? लिपिड एस्टर है फैटी एसिड का एल्कोहल के साथ। तो लिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होंगी। ये हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, पानी को पसंद करने वाला हेड, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डरने वाला, उससे डरने वाले, टेल्स। तो हाइड्रोफिलिक हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड, बाहर की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ है, जिससे वो पानी के वातावरण के संपर्क में ना आए, ऐसी चीज़ों के संपर्क में ना आए जिसमें पानी हो, क्योंकि पानी से डरने वाली है। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस बात की गारंटी करती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो टेल बनी हुई है, टेल बनी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन के स्केलेटन से, वो टेल, नॉन पोलर टेल, वो टेल पानी के संपर्क में ना आए। तो ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफिलिक हेड
टूवर्ड्स द एक्वस कंडीशन। जो पानी से संबंधित, भाई बाहर क्या होगा, सेल के बाहर होगा इंटरसेलुलर स्पेस, उस इंटरसेलुलर स्पेस में होगा फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड। और सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर इधर होगा साइटोप्लाज्म, ये सेल के बाहर। तो सेल के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस, उस स्पेस में है फ्लूइड, यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी, में पानी 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 पानी। तो पानी से आपने किसको बचाना, टेल्स को बचाना, इन टेल्स को, क्योंकि ये पानी से डरने वाली हैं। तो टेल अंदर कर दिया आपने, हेड बाहर कर दिया, ये पानी को पसंद करने वाले, हाइड्रोफिलिक, लविंग, वाटर लविंग। तो पानी को पसंद करने वाले, उसको आपने बाहर की तरफ, पानी को पसंद करने वाला, लो भैया अपनी पसंद की चीज़ से मिल लो, और जो पानी से डरने वाली उनको अंदर। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे एमसीक्यू का आता है। हाइड्रोफिलिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट, दिस इंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। इस अरेंजमेंट से इस बात की गारंटी कर दी गई कि टेल्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, तो पानी के संपर्क में नहीं आएंगी। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। लिपिड कंटेंट, जो लिपिड है, ये देखिए हाइड्रोफिलिक हेड, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये जो नीले 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 दिख रहे हैं आपकी बुक का डायग्राम है, ये नीले 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 हाइड्रोफिलिक हेड है, और टेल्स अंदर की तरफ है। कह रहा जी ये जो लिपिड कंटेंट है, लिपिड कैसा है, फास्फोग्लिसराइड्स है। ये फास्फोग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर, अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका रट्टा मार लीजिए, सुबह दोपहर शाम, काम ही काम, एक ही नाम, फास्फोग्लिसराइड्स। तो लिपिड कंटेंट किसका बना है, लिपिड कंटेंट में ज़्यादातर फास्फोग्लिसराइड्स है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में बायोकेमिकल, जब इस पे केमिकल स्टडीज़ करी गई, बायोकेमिकल स्टडीज़ ने स्पष्ट रूप से इस बात को उजागर कर दिया, जाहिर कर दिया, रिवील्ड का मतलब सस्पेंस खोल दिया, दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कि खाली लिपिड की बाई लेयर नहीं है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों ही चीज़ें हैं। सो वी कैन से दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए आखिरी में आके हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लाइपोप्रोटीन इन नेचर। हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है, और ट्राइलेमिनर, और 3 पतली लेयर से बनी है, भाई बीच में लिपिड और बीच में प्रोटीन। तो ये ट्राइलेमिनर है और लाइपोप्रोटीन इन नेचर है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग सेल में, अलग अलग सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का जो कंटेंट है वो वेरी करता है, डिफर करता है। भाई किसी ने घर बनवाया अपना, बहुत पैसे वाला, बहुत सीमेंट लगवा लेगा, कोई गरीब बनवाएगा तो बेचारा कम सीमेंट लगवा लेगा, ईंटा गारा मोरंग ज़्यादा लगवा लेगा। तो बननी आपकी दीवार जो है वो सीमेंट ईंट गारे से ही बननी है। लेकिन अब देखिए, अमीर की दीवार अलग तरह की, गरीब की दीवार अलग तरह की। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी है। हाँ, ये बात अलग है कि सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अलग अलग जीव में या अलग अलग जंतुओं में या अलग अलग जो बायोमेम्ब्रेन्स हैं किसी भी चीज़ को आबद्ध कर रही हैं, उसमें लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बेसिक आधारभूत वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होंगी। ये बात अलग है, कहीं पे लिपिड ज़्यादा, कहीं पे प्रोटीन ज़्यादा। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ह्यूमन आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड कंटेंट कितना है, लिपिड है 40, प्रोटीन है 52। 52% प्रोटीन, 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। तो लिपिड में देखिए, लिपिड कम है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि लिपिड में आपके अल्फ़ाबेट्स कम है, प्रोटीन में अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा है। इस तरह से इसको याद रख लीजिए। तो लिपिड का कंटेंट कम, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब कितनी आसानी से हम लिपिड में से प्रोटीन को निकाल सकते हैं, इस बात पे आधारित मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू इंटीग्रल और पेरिफेरल। हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को जो लिपिड के बीच बीच में, उनको दो तरह के, 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, इंटीग्रल आंतरिक और पेरिफेरल बाहरी। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन है परिधि पे है, बाहर की तरफ है, जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो लगभग धसी हुई है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, याद रखना, भूल ना जाना।
एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। किसने प्रपोज किया? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर ने गाना गाया, निकोलसन ने डांस किया। नहीं भाई, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1972 में, तो आपके पैदा होने से काफ़ी पहले। वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। उनके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोटीन के हिमखंडों की। आप देखते हैं हिमखंड क्या होता है, तो समुद्र में आपको बर्फ़ के चट्टानें दिखती हैं जो केवल 1/9 या 1/8 आइसबर्ग क्या होता है भाई, बाहर की तरफ होता है, बाकी हाँ 1/9 बाहर की तरफ है, 8/9 अंदर की तरफ है। तो प्रोटीन के आइसबर्ग हैं, ये प्रोटीन है जो सी ऑफ लिपिड, समुद्र, लिपिड के समुद्र में आइसबर्ग प्रोटीन की तरह ये स्ट्रक्चर बताया गया। तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया। अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन के हिमखंड हैं जो लिपिड के समुद्र में उतरा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मोज़ेक। मोज़ेक क्या होता है? तो चितकबरा सा टूटे टूटे चीज़ों से बना। आप एक शीशा लीजिए, उसको उठा के मार दीजिए गुम्मा, तो जो शीशे के टुकड़े टुकड़े से हो जाएंगे वो हो गया मोज़ेक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मोज़ेक, कोई निश्चित पैटर्न नहीं, छोटे बड़े टुकड़ों से बनी। इज अ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? मोज़ेक पैटर्न है, मोज़ेक है प्रोटीन और लिपिड का बना। एंड इट नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। लिपिड कैसा है? क्वासी फ्लूइड का मतलब अर्ध तरल अर्ध ठोस। तो ना तो पूरी तरह से वो तरल है, अर्ध तरल अर्ध ठोस कह लीजिए, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लिपिड बाइलेयर। तो कह रहा है कि ये जो बताया गया भाई ये लिपिड की बाइलेयर है, लेकिन ये अर्ध तरल है। तो अर्ध तरल होने की वजह से प्रोटीन इसमें मूव हो सकती है इधर उधर। अगर ये ठोस होता तो प्रोटीन मूव नहीं हो सकती थी, प्रोटीन बीच बीच में, तो प्रोटीन मूव हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। लेकिन लेटरल मूवमेंट ही करेगी प्रोटीन, इस तरह से ट्रांजिशनल मूवमेंट नहीं करेगी, ये इस तरह का मूवमेंट नहीं करेगी, लेटरल मूवमेंट करेगी प्रोटीन। ठीक है, आगे इसके बारे में और जानकारी आएगी। Lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. अब यही एबिलिटी, यही क्षमता कि प्रोटीन इसमें मूव हो सकती है, लेटरल मूवमेंट इधर से उधर कर सकती है, इसी क्षमता के नापने के पैमाने को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो जितनी आसानी से ये इधर से उधर प्रोटीन मूव हो जाएगी लिपिड के बाइलेयर में, हम बोलेंगे कि फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की उतनी ज़्यादा है। और अगर इसकी मूव होने में दिक्कत है तो हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कम है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये फ्लूइड नेचर की भैया, फ्लूइड नेचर का मतलब है कि लिपिड के लेयर के बीच में प्रोटीन मूव हो सकती है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो फ्लूइड नेचर होने की वजह से मेम्ब्रेन में एक क्षमता आ जाएगी कि कुछ मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स इसमें से निकल के इधर से इधर आ जाए और कुछ आयन एटम्स इधर से निकल के इधर से इधर आ जाए, क्योंकि उनको प्रोटीन हेल्प कर देती है। भाई प्रोटीन मूव हो रही है, प्रोटीन अपना मूवमेंट कर सकती है, अपनी जगह बदल सकती है, कहिए थोड़ा इसमें मूव हो सकती है। तो प्रोटीन के मूव होने से फ्लूइडिटी आ रही है और फ्लूइडिटी आने से मॉलिक्यूल, आयन, एटम लिपिड की लेयर से, बाई लेयर से इधर से उधर जा सकते हैं, सेल के अंदर से सेल के बाहर और सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव हो सकते हैं। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। तो सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, ये सब डिस्कशन हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। जो बच्चे आज लेक्चर देख रहे हैं मेरे पहले लेक्चर को इसमें देख सकते हैं, वहाँ पे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे कि क्या होता है ये। तो मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। कुछ मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट कर लेगी, अलाउ कर देगी, कुछ मॉलिक्यूल को होल्ड कर देगी, रोक देगी। फ्लूइडिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। तो फ्लूइडिटी, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ही निर्धारित कर रही है कि वो भैया कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी, कुछ चीज़ों को नहीं, जो कि उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा फ्लूइडिटी ही इसके और फंक्शन में रोल प्ले कर रही। सेल ग्रोथ कर पाएगी, सेल जब फैलेगी, एक्सपेंड होगी, ग्रोथ करेगी,
तो साथ में सेल एक्सपेंड हो, तो सेल मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड नहीं होगी, ठोस होगी, तो क्या होगी, या तो टूट जाएगी या भंगुर हो जाएगी। लेकिन सेल की ग्रोथ को हेल्प कौन कर रहा है, इसका फ्लूइड नेचर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो जंक्शन प्लाज्मोडेस्माटा बन रहा है वो भी इसी वजह से बन पा रहा है क्योंकि ये फ्लूइड नेचर की सेल मेम्ब्रेन है। तो फैल सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है क्योंकि उसमें फ्लूइड नेचर है। लिपिड की लेयर के बीच में प्रोटीन मूव हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सारे के सारे फंक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, फ्लूइड नेचर ऑफ सेल membrane. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport. बहुत सारे मॉलिक्यूल आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि वो उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल जो चीज़ें हैं वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन से मार्फत इधर से उधर जा सकती है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। बगैर किसी एनर्जी की सहायता के वो इधर से उधर मूव हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसको हम निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स ऐसे सॉल्यूट्स जिन पर कोई चार्ज नहीं है वो सेल मेम्ब्रेन के मार्फत, सेल मेम्ब्रेन के बीच में से निकल के इधर से उधर निकल सकते हैं और इस तरह के मूवमेंट को हम सिंपल डिफ्यूजन मूवमेंट, विसरण बोल रहे हैं। तो विसरण क्या है, विसरण है आयन, एटम और मॉलिक्यूल का। किसके, आयन, एटम और मॉलिक्यूल, गैसेस के या लिक्विड के या सॉलिड्स के, जब अपने हायर ज़्यादा अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ, व्हेन द आयन, एटम, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, liquids or solids move from their higher concentration area towards the lower concentration area, that is called as diffusion। उसको diffusion बोलते हैं। तो diffusion न्यूट्रल सॉल्यूट्स दिखाते हैं, वो आसानी से मेम्ब्रेन के आर पार एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं बगैर किसी खर्चे के। खर्चा नहीं लगेगा, उनकी टिकट नहीं लग रही, वो इधर से उधर बगैर किसी एनर्जी के जा रहे हैं। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा, डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा। वाटर में आल्सो मूव, पानी भी मूव हो सकता है फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको रेड से कर रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे वहाँ पे फिर इसका जिक्र आएगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट, डिफ्यूजन होना, उसके लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है ऑस्मोसिस। एक्वापोरिन आर देयर फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। एक्वापोरिन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में जो हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ वाटर। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड लेयर। पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते। पोलर मॉलिक्यूल वो जिसकी सरफेस पे चार्ज होगा उनको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, ये जो लिपिड की बनी बाइलेयर थी, इसमें से पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सरफेस पे चार्ज है, इधर से उधर नहीं जा सकते। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके लिए क्या चाहिए, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन। उनके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए मेम्ब्रेन की। They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport. They require a carrier protein of the membrane. Carrier protein चाहिए, कुछ उसको उठा के इधर से उधर ले जाए। They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. उसके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। और कुछ आयन एटम ऐसे हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि मूवमेंट हो रहा है कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ, तो इस तरह का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सच अ ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। और इस तरह का ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एनर्जी, पैसा लगेगा। भैया आपको कोई अगर बढ़िया चीज़ चाहिए तो पैसा लगेगा। इन सच इन विच ATP इज यूटिलाइज। यहाँ पे पैसा, करेंसी क्या है, सेल करेंसी है ATP। ATP को यूज़ किया जाता है एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सच एज एग्जाम्पल इज सोडियम पोटेशियम पंप। द लिपिड पार्ट इज क्वासी फ्लूइड। बात हुई लिपिड पार्ट की पहले ही। लिपिड पार्ट कैसा है, अर्धद्रव है, अर्धतरल इन नेचर। इन विच लिपिड मॉलिक्यूल शो बोथ ट्रांजिशन एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो लिपिड का मॉलिक्यूल लिटरल मूवमेंट भी दिखाएगा,
ट्रांसवर्स मूवमेंट भी दिखाएगा, जबकि प्रोटीन केवल लेटरल मूवमेंट दिखाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आपसे पूछा जाता है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन दिखाता है। पहले ही आता था, आज से 4-5 साल 6 साल पहले खूब आता था, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक लगाओगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिखा होगा, आप अटक जाओगे, सर ने तो बताया नहीं। तो भैया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ट्रांसवर्स मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं। ट्रांसवर्स मूवमेंट किसका? लिपिड का। प्रोटीन ट्रांसवर्स मूवमेंट नहीं दिखाती, केवल लेटरल मूवमेंट दिखाएगी। प्रोटीन मॉलिक्यूल शो ओनली ट्रांजिशन और लेटरल। तो देखिए प्रोटीन यहाँ से यहाँ, ये देखिए लिपिड का हो गया ट्रांसवर्स मूवमेंट ये है, और ये है लेटरल मूवमेंट, ये यहाँ इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे आ गया। तो देखिए फिर से देख लीजिए कि ट्रांसवर्स मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। यहाँ पे था लिपिड इस वाले डायग्राम में, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया ट्रांसवर्स मूवमेंट हो गया, ये हो गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो लिपिड दिखाएगा। लेटरल मूवमेंट की यहाँ पे था पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे आ गया, मूव हो गया, ठीक है जी, फिर तीसरी भी चौथी, इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। ये लेटरल मूवमेंट है। लेटरल मूवमेंट रैपिड होता है, जल्दी हो जाता, और प्रोटीन केवल लेटरल मूवमेंट दिखाएगा, ट्रांसवर्स मूवमेंट नहीं दिखाएगा, जिसको कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। आगे चलिए, प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर। जो हमसे प्रोटीन मिल रही है वो ग्लोबुलर, गोल का आकार की हैं, एंड आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह की। पहले ही बात कर ली हम लोगों ने। एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल लाई ऑन द सरफेस, सरफेस पे ऊपर मिलेंगी। प्रोटीन प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी टू द मेम्ब्रेन। प्रोटीन उसको क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों तरह की स्पेशलिटी दे रहा है मेम्ब्रेन को। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर डिफरेंट ऑन 2 साइड्स। अब ये बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ और सेल के अंदर की तरफ, दोनों सरफेस पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, लेकिन दोनों का टाइप अलग अलग है। दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑन द इनर सरफेस, और अंदर की तरफ ज़्यादा है। तो भैया ये अभी हम लोगों ने बात करी, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इधर भी है इंटरसेलुलर स्पेस की तरफ, इधर भी है साइटोप्लाज्म की तरफ। तो साइटोप्लाज्म की तरफ उसकी मात्रा ज़्यादा है, और ये इनका प्रोटीन का विन्यास भी अलग अलग है, टाइप भी अलग अलग है। द इंटरनल प्रोटीन आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक, इंटीग्रल आर द पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। इंटरनल प्रोटीन कह लीजिए या इंट्रिंसिक प्रोटीन कह लीजिए, ये पूरी तरह से आंशिक रूप से धसी हुई हैं, अबाउट 70% इन द मेम्ब्रेन, लगभग 70% धसी हुई हैं। सम ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन रन थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसी हैं जो लिपिड बाइलेयर में इधर से उधर रन करती हैं, पूरे लिपिड की बाइलेयर में, और उसको टनल प्रोटीन बोलते हैं। जो इधर से उधर निकल जाएगी वो टनल सुरंग बना दी। मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फंक्शन एज एंजाइम्स। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन फंक्शन कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं, कार्य कर रही हैं किसकी तरह? एंजाइम्स की तरह। सम बिहेव एज परमिएज, कुछ एक परमिएज की तरह काम करती हैं, अलाउइंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को अलाउ कर देती। फैसिलिटी, आपने किसी को फैसिलिटी दे दी, तुम मेरे पहचान वाले हो, जाओ ये चले जाओ इधर से उधर। तो जिसको वो पसंद कर रही हैं, जिसको पहचान नहीं है, या जिसको कहिए जिसको फैसिलिटी देना चाहती हैं, उसको अपने मार्फत अपनी सहायता से निकल जाने देंगी, बाकी को रोकेंगी। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है। परमिएज, इस तरह प्रोटीन जो मिल रही हैं किसमें? लिपिड की बाइलेयर में, वो परमिएज एंजाइम की तरह काम कर रही है। परमिएज एंजाइम की तरह काम करने से किन्हीं किन्हीं चीज़ों को निकल जाने देंगी, फैसिलिटी दे देंगी। फ्यू में एक्ट एज अ कैरियर, और कुछ एक ऐसी हैं जो कैरियर की तरह काम करेंगी, कुछ एक एंजाइम की तरह काम कर रही, कुछ एक कैरियर की तरह। वो भी किस में काम कर रही हैं? वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हेल्प कर रही हैं, और कुछ एक पंप की तरह। तो जैसे आप घर में पंप लगा के टुल्लू एग्जॉस्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पानी चढ़ा देते हो, तो कुछ एक पंप की तरह काम करेंगी। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ चीज़ों को भेज देंगी एटीपी खर्च करके। तो कुछ हैं जो परमिएज की तरह काम कर रही हैं, एंजाइम की तरह। कुछ एक है जो कैरियर की तरह काम कर रही हैं, उठा के इधर से उधर पटक देंगी। और कुछ एक है जो प्रम प्रोटीन की तरह काम कर रही हैं। तो ये प्रोटीन के फंक्शन है जो उसमें मिल रहे हैं लिपिड की बाइलेयर में। सर्टेन अदर प्रोटीन फंक्शन एज अ हार्मोन, रिकॉग्निशन सेंटर एंड एंटीजेंस। और कुछ प्रोटीन्स हैं जो रिसेप्टर, हार्मोन के रिसेप्टर की तरह काम कर रही हैं, रिकॉग्निशन सेंटर की तरह काम कर रही हैं, और एंटीजन की तरह काम कर रही हैं। प्रोटीन एंड लिपिड्स प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड पोजेस स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये जो बाहर की तरफ प्रोटीन है और लिपिड है, इस पे बाहर की तरफ जो प्रोटीन और लिपिड है उस पे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं जिनको ओलिगोसैकेराइड्स बोल रहे हैं, टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लग गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लग गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। तो प्रोटीन एंड लिपिड प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, सेल के बाहर की तरफ
जो प्रोटीन और लिपिड है उनके साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग फर्दर बांट सकते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये बायो मॉलिक्यूल में आपको समझाऊंगा मैं शुगर मॉलिक्यूल के बारे में, क्या है मोनोसैकेराइड, क्या है ओलिगोसैकेराइड और क्या है पॉलीसैकेराइड। सेल मेम्ब्रेन में ओलिगोसैकेराइड होते हैं, सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड ये देखिए प्रोटीन के साथ शुगर मॉलिक्यूल लग गया तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, और ये लिपिड के साथ लग गया, ये लिपिड है। लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट लग गया तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। ठीक है जी। अब देखिए हम लोग आ गए सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन ख़त्म। तो सेल मेम्ब्रेन में इतना ही आपने ध्यान में रखना, इतने से काम चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल वॉल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग MCQ जैसे कि हर बार करते हैं, एक टॉपिक किया तो MCQ जरूर लगाते हैं। MCQ लगाए बगैर नैया वैतरणी हम लोग की पार नहीं होगी। तो आज के लिए इतना रखिए। सेल मेम्ब्रेन जो पढ़ा है इसको रिपीट मारिए, 1-2 बार लेक्चर को देखिए, समझिए, सुनिए, विचारिए और अपनी NCERT को भरिए। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। अगले लेक्चर में सेल वॉल मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।